बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 में आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स लॉ को। तो जिस तरह स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 12 में गाज़ लॉ पढ़ा था कि गाज़ीज़ लॉ को हम यूज़ करते हैं किसी भी किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम वहाँ पे गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करते थे। आज हम बात करेंगे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ जो है वो एंड्रे मैरी एम्पेयर ने 1823 में प्रपोज किया। इसको हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी बोलते हैं। एम्पियर्स लॉ हमें क्या बताता है? ये हमें इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में से पास कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, उन दोनों के दरमियान में रिलेशन बताता है। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम फाइंड करें किस चीज़ को। अभी मैंने आपको बताया गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी को फाइंड करने के लिए हम एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो एम्पेयर्स लॉ को यूज़ किया जाता है टू फाइंड बी एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा होगा, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, हम एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करके वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमने सपोज ये किया है कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कह लें ये एक वायर है, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। अब स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, उसमें से करंट अपवर्ड जा रहा हो, तो हम अपना राइट हैंड रूल यूज़ करके, राइट हैंड फिस्ट रूल यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ करंट जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, लिहाजा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड फिस्ट रूल से हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं? हम इस कंडक्टर के अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे। तो डिस्कस करते हैं कि हम एम्पेयर्स लॉ को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप हमारे पास आएगा कि हम वो पॉइंट P सेलेक्ट करेंगे जहां हम B की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्ज कर लें हमारे पास ये वही कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर। और अभी हमने इसकी डायरेक्शन निकाली कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेट्स सपोज हम इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो जिस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगी, हम उस पॉइंट में से पास करने वाला एक क्लोज लूप बना लेंगे। उस क्लोज लूप की शेप स्टूडेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में हमारे पास जो लूप है वो सर्कुलर होता है, और अगर सोलिनॉइड की बात करें, अगला टॉपिक है हमारे पास, तो सोलिनॉइड के केस में हमारे पास जो लूप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो बिल्कुल जैसे गाज़ीज़ लॉ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की शेप चेंज होने से हमारे पास गाजियन सरफेस चेंज होती थी, यहाँ भी हमारे पास कंडक्टर की शेप चेंज होने से उसके अराउंड जो हम लूप लेंगे उसकी शेप चेंज होती जाएगी। तो मैंने ये पॉइंट P सिलेक्ट किया और इसमें से पास करने वाली ये एक क्लोज शेप बना दी, एक क्लोज लूप बना दिया। इस क्लोज लूप को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बोलते हैं एम्पेरियन लूप। जैसे हम गाज़ीज़ लॉ में क्लोज शेप को गाजियन सरफेस बोलते थे, यहाँ पे हम जो पॉइंट P में से पास करने वाला लूप बनाएंगे उसे हम एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन पाथ बोलेंगे। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? हम इस पॉइंट P पर अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने ये सीखा है
कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कर्व की फॉर्म में हो तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो वो अलोंग टेंजेंट होती है। तो अगर हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वो हमारे पास ये आ जाएगी जो कि अलोंग टेंजेंट होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन। अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरे लूप को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है और वो पैचेस जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो फर्ज कर लें हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला पैच यहाँ से लेकर ये वाला आ जाता है, उसके बाद अगला पैच हमारे पास ये वाला आ जाता है, अगला पैच हमारे पास ये वाला आ जाता है और उसके बाद बिल्कुल इधर भी हमारे पास एक पैच ये वाला आ जाता है, उससे अगला पैच ये आ जाता है, उससे अगला पैच ये आ जाता है और लास्ट वाला पैच हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पैच की हमारे पास जो लेंथ है उसको हम डेल्टा L1 कह देते हैं, दूसरे पैच की जो लेंथ है उसे हम डेल्टा L2 कह देते हैं और थर्ड पैच की जो लेंथ है उसे हम डेल्टा L3 बोलेंगे। सिमिलरली फोर्थ पैच की लेंथ होगी डेल्टा L4 और अगर हमने इस लूप के n पैचेस बनाए हैं तो हमारे पास जो लास्ट वाला पैच होगा उसकी लेंथ आ जाएगी डेल्टा Ln। तो ये हमने पूरे लूप को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिवाइड लूप इन स्मॉल पैचेस और हर स्मॉल पैच की लेंथ क्या होगी, डेल्टा L लेंथ होगी। अगर फर्स्ट पैच है तो उसे डेल्टा L1 लिखेंगे, सेकंड है तो डेल्टा L2 लिखेंगे। अब ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई कि B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग टेंजेंट होता है एट ऑल पॉइंट्स, यानी तमाम पॉइंट्स पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग टेंजेंट होगा। हम अगर इस फिगर को गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो B है वो पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में है और जो हमारे पास ये डेल्टा L1 है वो कुछ इस तरह से है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये डेल्टा L1 बना लेता हूँ। तो ये वाला हमारे पास कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये लेंथ हमारे पास आ गई डेल्टा L1। अब अगर मैं इस फिगर को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड B और इस पाथ एलिमेंट डेल्टा L1 इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये वाला एक एंगल थीटा बन रहा है। तो ये एंगल थीटा होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड यानी B एंड पाथ एलिमेंट जो हमारे पास डेल्टा L1 है। इसी तरह सेकंड पैच में हमारे पास B और डेल्टा L2 के दरमियान जो है वो एंगल थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस B की थीटा के लिहाज से प्रोजेक्शंस बना लेंगे, हम इस B के थीटा के लिहाज से कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो फर्ज करें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये है और टेंजेंट की डायरेक्शन में है और हमारे पास जो पाथ एलिमेंट की लेंथ आती है वो ये है, इसको मैं डेल्टा L मान लेता हूँ। ये किसी भी पैच की हो सकती है, फर्स्ट पैच की हो सकती है, सेकंड की हो सकती है, थर्ड की हो सकती है, हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। और अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड B और पाथ एलिमेंट की लेंथ के दरमियान ये एक एंगल है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस थीटा के लिहाज से मैं इस B की डेल्टा L पर प्रोजेक्शन लूँगा। तो B की डेल्टा L पर प्रोजेक्शन लेने के लिए हम B से डेल्टा L पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ B से डेल्टा L पर हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो ये आ जाएगा। अब इस थीटा के लिहाज से इस B के दो कंपोनेंट्स आए, एक थीटा के सामने वाला जो हमारे पास है ये, इसको हम बोलेंगे B साइन थीटा और एक थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो हमारे पास ये है और इसको हम स्टूडेंट्स बोलेंगे B कॉस थीटा। तो हमने B की प्रोजेक्शंस बना ली, इनमें से जो प्रोजेक्शन पाथ एलिमेंट की लेंथ के अलोंग है यानी डेल्टा L के अलोंग है वो हमारे पास है B कॉस थीटा। तो एम्पियर ने कहा कि हम पूरे लूप में हर पैच में B की प्रोजेक्शन बनाएंगे डेल्टा L पर, वो हमारे पास B कॉस थीटा आएगी और हर पैच के लिए हम B कॉस थीटा को उस पैच की लेंथ यानी डेल्टा L के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं फर्स्ट पैच की बात करूं तो फर्स्ट पैच के लिए हमारे पास जो प्रोजेक्शन आई है वो है B कॉस थीटा और फर्स्ट पैच के लिए हमारे पास ये डेल्टा L जो है इसे हम डेल्टा L1 बोलेंगे।
तो हम क्या करेंगे, फाइंड बी कॉस थीटा डेल्टा एल फॉर ऑल पैचेस, यानी हम हर पैच में बी की प्रोजेक्शन बनाएंगे डेल्टा एल पर और फिर बी कॉस थीटा को हम डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करवा लेंगे और ये वाला फैक्टर जो है ये हम तमाम पैचेस के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है उसके साथ कॉस थीटा आता है। यहाँ हमारे पास b एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, डेल्टा एल भी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और साथ में है कॉस थीटा, लिहाजा मैं b कॉस थीटा डेल्टा एल को b डॉट डेल्टा एल लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट पैच के लिए हमारे पास आ जाएगा b डॉट डेल्टा एल। फर्स्ट पैच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। इसी तरह सेकंड पैच में b कॉस थीटा और डेल्टा एल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम लिखेंगे b डॉट डेल्टा एल डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। सेकंड पैच की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसी तरह सो ऑन हमारे पास लास्ट वाला पैच आ जाएगा, उसके लिए b डॉट डेल्टा एल जो है वो हम nth पैच के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि उस लूप को हमने जितने पैचेस में डिवाइड किया होता है, अगर हम हर पैच के लिए b डॉट डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर तमाम पैचेस में जो b डॉट डेल्टा एल की वैल्यू आई है उसे हम ऐड अप कर दें तो वो इक्वल आती है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दैट एम्पेरियन लूप। यानी हम लूप को जिन पैचेस में डिवाइड करेंगे हम हर पैच के लिए b डॉट डेल्टा एल निकालेंगे, उनको ऐड अप करेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि उनका सम जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा म्यू नॉट को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे उस करंट के साथ जो उस एम्पेरियन लूप में से पास कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन लूप और ये करंट जो है ये हमारे पास नेट करंट होगा। फर्ज करें हमारे पास एक एम्पेरियन लूप जो है वो ये है और इसमें हमारे पास 2 कंडक्टर हैं। एक कंडक्टर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक कंडक्टर हमारे पास ये वाला है, इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो कन्वेंशन ये है कि जो अपवर्ड करंट होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो डाउनवर्ड करंट होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस एम्पेरियन लूप के अंदर इनक्लोज्ड करंट जो है उसे हम नेट करंट बोलेंगे। तो नेट करंट कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला करंट हमारे पास I1 है और ये वाला करंट हमारे पास I2 है तो हम I1 माइनस I2 करेंगे तो हमारे पास नेट करंट आएगा और यही वो करंट होगा जो इस एम्पेरियन लूप में इनक्लोज्ड है और हम उसी की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर इसी इक्वेशन को हम समीशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे समीशन b डॉट डेल्टा एल, यानी ये हमने हर पैच के लिए फाइंड किया है और इसके सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे मैं i लिख देता हूँ और इस i की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और n तक जा सकती है। यानी इस i की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और जितने आपने उस लूप के पैचेस बनाए होंगे वहां तक चली जाएगी। यहाँ हमने n पैचेस बनाए हैं तो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक आ जाएगी और ये वाली चीज़ अभी आपको बताया इक्वल होगी किसके, म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड, उसको हम i के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसे स्टूडेंट्स हम जो है वो एम्पियर्स लॉ बोलते हैं और इसको हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यू नॉट की, जिसको हमने इस चैप्टर के पहले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। म्यू नॉट को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और इसको हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइंस, कि कोई भी मीडियम अपने में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस को पास करने देता है वो उसकी परमेबिलिटी होगी। जैसे चैप्टर नंबर 12 में कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने की जितनी इजाज़त देता था वो उसकी परमिटिविटी होती थी, यहाँ मीडियम अपने में से मैग्नेटिक लाइंस को जितना पास करने देगा उसकी हमारे पास उतनी ही परमेबिलिटी आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं
कि अगर एक मटेरियल ज़्यादा लाइंस पास करने दे रहा है तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पे 3 मटेरियल्स की परमेबिलिटी को आपस में कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप के हो सकते हैं: फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये किस तरह से बनाए जाते हैं इनको हम चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने ये डिस्कस करना है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, डाया की ज़्यादा होगी या पैरा की ज़्यादा होगी, या फिर वैक्यूम की परमेबिलिटी इन तीनों से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ लिया है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे हमने बी ले लिया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने करंट डेंसिटी ली है। चार्ज डेंसिटी क्या होती थी स्टूडेंट्स? चार्ज पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती थी? वो हमारे पास होती थी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसी तरह करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट पर यूनिट एरिया। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने करंट पर यूनिट एरिया लिया है। अब ये मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस बनाई हैं, 4 लाइनें हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हैं। इनमें से एक पैरामैग्नेटिक के लिए है, एक फेरोमैग्नेटिक के लिए है और एक डायामैग्नेटिक के लिए है। और चौथी लाइन जो है वो हमें परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बताती है। तो इनमें हमारे पास ये ऊपर वाली जो लाइन है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है, लिहाजा मैं इसको UF के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ब्लैक वाली जो हमारे पास लाइन है ये स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की है, और जो ग्रीन वाली है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की है, और लास्ट पे हमारे पास ये है फ्री स्पेस के लिए, इसको मैं म्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब इस ग्राफ में हम करंट की कोई एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इतना करंट जो है वो एक कंडक्टर में से पास कर रहा है। तो इसी करंट पर ज़रा स्टूडेंट्स ऊपर को चलते हैं हम। इस कर्व पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ रही है। इतने ही करंट पर हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ रही है, और इतने ही करंट पर हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ रही है, और इतने ही करंट पर हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आती है। तो सेम करंट पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके केस में बी की वैल्यू ज़्यादा है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपने में से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस को पास करने देते हैं। उनसे कम अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं? उनसे कम अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक हैं, क्योंकि वो जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की निस्बत कम मैग्नेटिक लाइंस अपने में से पास करने देते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे इनको अगर कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास परमेबिलिटी जो होगी फेरोमैग्नेटिक की वो सबसे ज़्यादा होगी, उनसे कम होगी पैरामैग्नेटिक की, उनसे कम होगी डायामैग्नेटिक की, और सबसे कम जो है वो हमारे पास वैक्यूम के केस में होगी, जिसको हम म्यू नॉट बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ से रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना चाहते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 12 में रिलेटिव परमिटिविटी निकाली थी, तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हम मीडियम की परमिटिविटी को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करते थे। यहाँ अगर हम रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिबिलिटी को परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमिबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिबिलिटी को परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमिबिलिटी आ जाएगी।